हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड, जिसमें मैंने आपको उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज में बताने के लिए कहा था, जिसमें मैंने उसकी जो सिमिलरिटीज थी वो आपको बता दी गई थी। तो हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड। लास्ट टाइम पे हमारी बात हुई थी कि हम आपको बताएंगे सिमिलरिटीज, नाउ डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सिमिलरिटीज जो आपको सिमिलरिटीज में थी, सिमिलरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक और बुद्धिस्ट के बारे में, कि वैदिक में ये हमारी समानताएं हैं और बुद्धिस्ट की ये समानताएं जो दोनों की मिल रही थी, जो वेदों के आधार पर भी थी और बौद्ध के आधार पर भी थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा था मैं उसकी जो असमानताएं हैं उसके बारे में बताऊंगी, जो एक तरीके की की पॉइंट्स है। आप इन की पॉइंट से अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स सब चीजें बना सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की डेप्थ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर होती चली जाएगी। ये आपको वैदिक पीरियड भी तैयार करेगा, ये आपको वैदिक पीरियड भी तैयार करेगा और ये आपको बुद्धिस्ट पीरियड भी तैयार करेगा, क्योंकि ये आपको बीटीसी, डीएलएड, बीएड, एमएड, एमफिल ये हमारे सब हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं और आपको सभी पेपर में ही हेल्प करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हायर अथॉरिटी से पेपर करेंगे। और अगर आपको जो इससे सिमिलरिटीज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसमें से अपनी सिमिलरिटीज देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिससिमिलरिटीज, यानी हमारी असमानताएं जो हमारे, और अगर हम इसका दूसरा नाम दें तो इसमें एक नाम आता है एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस एवोल्यूशंस में हमारे मेरिट्स, देन डीमेरिट्स, इनके बारे में पूछा जाता है। एवोल्यूशंस का एक सिंगल मीन नहीं है कि आप हमें सिर्फ मेरिट्स बताएंगे या डिमेरिट्स बताएंगे, इसमें हमें दोनों के बारे में बताना पड़ता है, जो हमारी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज से बिलोंग करता है। एवोल्यूशन इज द अदर मीनिंग ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिमेरिट्स। जो हमारे डिमेरिट्स यानी हमारे अवगुण और हमारी असमानताएं, असमानताएं अगर हम लेंगे तो डिसिमिलरिटीज में आ जाएगा, और डिमेरिट्स लेंगे जब हम किसी भी चीज का अवगुण यानी उसके जो है उसके गुण और दोष के बारे में बात करते हैं तो आ जाएगा। दोष से मतलब यहाँ पे लिया गया है कि उससे हमारे कुछ कुछ कमियां थी, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब मैंने एवोल्यूशंस में हमारे जो गुण बता रही हूँ कि जो आपको डिसिमिलरिटीज से मैच करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ अवर वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड। आपको अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल के उसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं उसके डिसिमिलरिटीज। देखिए, ये है हमारा वैदिक पीरियड और ये है हमारा बुद्धिस्ट। आज हम इन दोनों के बारे में, जो भी इनकी डिसिमिलरिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। वैदिक पीरियड में जब आपको शिक्षा आरंभ कराई जाती थी तो शिक्षा आरंभ कराने के समय कौन सा संस्कार कराया जाता था बेटा? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आपको कहीं भी कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड से जब हम कुछ सीखते हैं या स्मार्ट क्लासेस से सीखते हैं तो हमारे माइंड में वो ज्यादा दिन तक सेट रहता है। तो आप उस प्रीवियस स्लाइड्स को, प्रीवियस वीडियो को देख कर आइए, जिससे आपको सारी क्वेरीज वहाँ पे कुछ भी ना रहे और आपकी सारी परेशानियां दूर होती चली जाए। वैदिक पीरियड के बारे में मैंने बताया और बुद्धिस्ट पीरियड, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम आने वाला है इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता के खत्म कर रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए याद करने के लिए। और अगर फिर भी आप इसे और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डालिए, मैं ऐसे बिल्कुल डेप्थ में पीरियड में बताऊंगी। वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में आज डिस्कस कर लेती है। वैदिक पीरियड में जब हम शिक्षा प्रारंभ करने जाते थे तो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए हमारे सबसे पहले, आज भी हम एंट्रेंस करने के लिए जाते हैं किसी भी क्लास में, चाहे नर्सरी क्लास में भी एडमिशन ले
तो हमें एक एडमिशन फॉर्म भरना होता है, और उससे कितने भी हायर तक चले जाएं तो हमें एक एडमिशन फॉर्म भरना होता है। उस एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए उस टाइम वैदिक पीरियड में भी एक तरीके का एक एडमिशन फॉर्म होता था, जिसे हम संस्कार का नाम देते थे, सेरेमनी का नाम देते थे। और उस सेरेमनी के नाम को हम क्या कहते थे? उस सेरेमनी को नाम को हम क्या देते? कौन सा संस्कार? विद्यारंभ संस्कार। कौन सा संस्कार कहते थे बेटा? विद्यारंभ संस्कार। उस टाइम पे इस संस्कार का नाम रखा जाता था विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चा अपने माता पिता को छोड़कर गुरु के आश्रम में जाता था, तो गुरु के आश्रम में जाने से पहले उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे, सिर के बाल मुंडवाकर गुरु के समक्ष पेश किया जाता था। जब वो गुरु के समक्ष पेश होता था तो उसे वहाँ पर विद्यारंभ संस्कार में पूरा यज्ञोपवीत कराना पड़ता था। उसे जनेऊ पहनकर पीले वस्त्र धारण कर कर वहाँ पे गुरु के साथ जाना पड़ता था, और गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी थी। उस शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने को क्या बोलते हैं? विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार तो था हमारा वैदिक पीरियड का। बुद्धिस्ट पीरियड का कौन सा था बाबू? वहाँ पे था पबज्जा संस्कार। कौन सा था बच्चों? पबज्जा संस्कार। वैदिक पीरियड का विद्यारंभ और बुद्धिस्ट पीरियड का पबज्जा संस्कार। नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पे जब हमारी विद्या वहाँ पे गुरु के सम्मुख रहकर जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, या संघों के नियंत्रण में रहकर शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, तो इसमें विद्यारंभ संस्कार और इसमें पबज्जा संस्कार, ये शिक्षा स्टार्टिंग के समय कराई जाती थी। लेकिन जब शिक्षा स्टार्टिंग के समय जब हम शिक्षा स्टार्टिंग में समय कराई जाती थी, तो शिक्षा स्टार्टिंग के बाद जैसे जैसे हमारी शिक्षा दो भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी थी? प्राथमिक और उच्च, प्राइमरी एंड हायर, चाहे वो दोनों में ही थी, इसमें और इसमें, दोनों की शिक्षा जो दो भागों में विभक्त थी। जब शिक्षा उसके बाद प्राइमरी के टाइम पे हमारा ये कराया जाता था, ये और ये, और जब हमारी हायर शिक्षा कराई जाती थी, हायर एजुकेशन में भी एडमिशन दिया जाता था, तो हमारा एक डिफरेंट संस्कार होता था जिसे हम कहते थे विद्यारंभ। इसमें वैदिक पीरियड में तो उसको कहते थे हम उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार कहते थे? उपनयन संस्कार। और जो बुद्धिस्ट पीरियड में उसे कहते थे हम उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार। प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री, प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारा कौन सा संस्कार कराया जाता था? विद्यारंभ। और जो हायर एजुकेशन थी उच्च शिक्षा के लिए, उसके लिए कराया जाता था उपनयन और उपसंपदा संस्कार। आगे देखते हैं उपनयन और उपसंपदा संस्कार। अब आगे देखिए, जब हम विद्यारंभ संस्कार के लिए गुरु के साथ गुरु के आश्रम में जाते थे, तो हम शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते थे? आश्रम और गुरुकुल में। कहाँ जाते थे बेटा? आश्रम व गुरुकुल में। शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम कहाँ जाते थे? आश्रम व गुरुकुल में। और इसमें हम शिक्षा कहाँ पे ग्रहण करने जाते थे? बुद्धों में, संघों में। संघों के नियंत्रण में शिक्षा होती थी, और शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते थे? मठों व विहारों में। क्योंकि इसमें जब शिक्षा दी जाती थी तो इसमें इंडिविजुअल गुरु के नाम पर वो गुरुकुल होता था या आश्रम होता था, जैसे गुरु विश्वामित्र का, गुरु द्रोणाचार्य का, गुरु परशुराम जी का। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो किसमें दी जाती थी? मठों व विहारों में, और जो संघों के नियंत्रण में होती थी। नेक्स्ट है हमारी वैदिक की भाषा कौन सी थी जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे? वैदिक काल पे कौन सी भाषा कराई गई थी? संस्कृत। कौन सी कराई गई थी? संस्कृत। और जो बुद्धिस्ट के टाइम पे कराई गई थी वो कराई गई थी पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। संस्कृत भाषा और पाली भाषा। विद्यारंभ संस्कार स्टार्टिंग के समय पे कराया गया था, बुद्धिस्ट में पबज्जा संस्कार कराया गया था। जब हायर एजुकेशन में जाते थे तो उपनयन संस्कार कराया गया था, बुद्धिस्ट पीरियड में उपसंपदा संस्कार कराया गया था, वैदिक पीरियड में आश्रम व गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, बुद्धिस्ट पीरियड में मठों व विहारों में शिक्षा ग्रहण करते थे। मठों में होती थी आपकी प्राइमरी और विहारों में होती थी आपकी हायर। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा। बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था? पाली भाषा। और जो वैदिक पीरियड की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। क्या था बेटा? मोक्ष प्राप्त करना।
आप में से कोई बताएगा बुद्धिस्ट पीरियड का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे था निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति करना। दोनों का नाम मेन मकसद एक ही था कि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, लेकिन बस उनके नाम चेंज कर दिए गए थे। एम एक ही था कि हमें भगवान के पास जाना है, शिक्षा दीक्षा से उनको अपना बनाना है, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना है। तो वैदिक में शिक्षा का नाम क्या रखा गया था? मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, और उसमें रखा गया था निर्वाण की प्राप्ति करना। उसमें ये किसके नियंत्रण में होती थी? वैदिक काल में शिक्षा गुरु के नियंत्रण में होती थी। और इसमें मैंने अभी आपको बताया किसमें होती थी? संघों के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में होती थी? संघों का नियंत्रण होता था, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता था। इसमें होता था संघों का नियंत्रण। ये गुरु के नियंत्रण में होती थी और ये संघों के नियंत्रण में होती थी। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो उस टाइम पे कुछ आयु भी थी कि इस आयु के वर्ग के बच्चे और इस कास्ट के बच्चे। तो उस कास्ट के बच्चे वैदिक पीरियड में क्या था? वैदिक पीरियड में और बुद्धिस्ट पीरियड में। वैदिक पीरियड में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसमें किस किस कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसमें क्या था? बुद्धिस्ट पीरियड में सभी वर्ग, वे वर्ण, वे जातियों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसमें विद्यारंभ, इसमें पवज्जा, इसमें उपनयन, इसमें उपसंपदा, इसमें वैदिक में आश्रम व गुरुकुल में, बुद्धिस्ट पीरियड में मठों व विहारों में, वैदिक पीरियड में भाषा थी संस्कृत, बुद्धिस्ट में पाली, वैदिक पीरियड में था मोक्ष प्राप्त करना, बुद्धिस्ट पीरियड में था निर्वाण की प्राप्ति, वैदिक पीरियड में था गुरु के नियंत्रण, बुद्धिस्ट पीरियड में था संघों का नियंत्रण। वैदिक पीरियड में था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी 3 कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और बुद्धिस्ट पीरियड में सभी वर्ग वर्ण व जातियों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। लेकिन इसमें एक चेंजेस थे। वो चेंजेस क्या थे? आप में से कोई बताएगा? नो? तो मैं बताती हूँ। ब्राह्मण की एज थी उसमें कितनी? 8 साल, 8 इयर्स। और क्षत्रिय की कितनी थी? 10 से 11 वर्ष। और वैश्य की कितनी थी? 12 वर्ष। कितनी थी? 8 ब्राह्मण की, क्षत्रिय की 10 से 11 और वैश्य की 12 वर्ष। और इसमें सिर्फ एडमिशन लेने के लिए एक एज बताई गई थी जो थी आपकी 8 वर्ष। कितनी थी? 8 वर्ष। इसमें 8, 11 और 12, और इसमें सिर्फ 8 वर्ष थी। इसमें अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। सभी बच्चों को एक सी शिक्षा ग्रहण करने का ही प्रावधान था। वो मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, जो अपनी मेरी लास्ट वीडियो थी, कि किस किस तरह से उनमें समानताएं थी। अब मैं आपको डिसिमिलरिटीज यानी असमानताएं के बारे में बता रही हूँ। आगे देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको पूरा दूर करने का पूरी कोशिश करूंगी कि जिससे आपकी कोई भी क्वेरी रह ना जाए और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। नाउ वी विल बी क्लियर। आगे देखते हैं आप वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में।
वैदिक पीरियड में अभी तक हमने पढ़ा कि उनकी एज क्या क्या थी और किस किस कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अब हम देखते हैं किस कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वैदिक काल में किस काल को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था? शूद्रों का प्रवेश, शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। किसका वर्जित था? शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और बुद्धिस्ट में चांडालों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। चांडालों का प्रवेश वर्जित। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसमें सभी वर्ग वर्णीय जातियों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसमें सिर्फ शूद्रों का प्रवेश वर्जित था वैदिक काल में, और बुद्धिस्ट में चांडालों का प्रवेश वर्जित था। वैदिक पीरियड में जब हम इतनी सारी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो बेटा सबसे पहले किस पे आना चाहिए? हमें अच्छे बुरे सही गलत की पहचान अपने अंतर मन से होती है। तो इसमें किस पर बल दिया गया था? आंतरिक अनुशासन पर बल। आंतरिक अनुशासन पर बल। किस पर बल दिया गया था? आंतरिक अनुशासन पर बल। और इसमें जो दिया गया था बुद्धिस्ट पीरियड में, इसमें कहा गया था बाह्य अनुशासन पर बल। इसमें आंतरिक अनुशासन, क्योंकि इसमें थी गुरु इंडिविजुअल के लिए और इसमें थी संघों के नियंत्रण में, तो इसलिए आंतरिक अनुशासन पर बल देना जरूरी था और इसमें बाह्य अनुशासन पर बल देना जरूरी था। उसके बाद इसमें जब जो खाना पीना रहन सहन था तो उसमें केवल जो थे केवल शिष्य ही भिक्षा मांगते थे। केवल शिष्य ही भिक्षा मांगते थे। और इसमें गुरु व शिष्य दोनों भिक्षा मांगते। गुरु व शिष्य दोनों भिक्षा मांगते थे। क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एक गुरु थे और इसमें संघों के नियंत्रण में थे, तो जो गुरु और शिष्य दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। जो इसमें जाते थे शिष्य, वो भिक्षाम देही बोलकर शिक्षा मांगते थे। और इसमें कैसे मांगते थे? इसमें मौन रहकर घर घर जाते थे और मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। मौन रहकर भिक्षा मांगने से मीन है कि ये जब जाते थे तो किसी भी घर के आगे जाते थे और भिक्षाम देही कह के, यानी आवाज देने से हमें पता लग जाता था कि गुरु और शिष्य यहाँ पे भिक्षा के लिए आए हैं, तो लेडीज निकल के वहां पे भिक्षा दे देती थी। लेकिन यहाँ पर एक घर के आगे वो एक बार जाते थे और वहां मौन अवस्था में खड़े रहते थे। अगर वो भिक्षा देने के लिए उस टाइम आ गई तो सही है, अदरवाइज वो वहां से आगे निकल जाते थे और पीछे मुड़कर नहीं आते थे। क्योंकि एक तो वो मौन रहकर भिक्षा मांगते थे और आगे जाने के बाद पीछे नहीं आते। इसमें गुरु और शिष्य दोनों मांगते थे, इसमें केवल शिष्य ही भिक्षा मांगते थे और पकाकर स्वयं ही खाते। नेक्स्ट है आपका, आगे एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेव कर दूंगी, नोट डाउन कर लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। इसमें शिक्षक कौन होते थे? शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे। शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे। कौन होते थे बेटा? ब्राह्मण होते थे। और इसमें विभिन्न जातियों के शिक्षक होते थे। इसमें कोई ये नहीं था जैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं था कि वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, ऐसे इसमें शिक्षक के लिए भी नहीं था वो किसी भी कास्ट के हो सकते थे। ना तो स्टूडेंट्स के लिए था और ना ही टीचर्स के लिए था। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वेदों के आधार पर दी जाती थी।
वेदों के आधार पर वेद की शिक्षा दी जाती थी। और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये सारे की पॉइंट्स आपको एम्स, ऑब्जेक्टिव, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स सब में हेल्प करेंगे। इसी से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार होता है। और आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेटा मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हो, उस पर कमेंट डालिए, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्रेस द बेल आइकन, और जितनी भी वीडियोस हैं सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो हमारा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड, उससे पहले मैं वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में बताया है, और मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी मुस्लिम पीरियड। नाउ थैंक यू।